Hi all, welcome back to Geography Guru channel. Today we are here with another session of class 12th Geography, chapter number 10, Human Settlement, मानव बस्तियाँ। ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है? दुनिया में, विश्व में सबसे सुकून वाली जगह कौन सी होती है? ये भी बताइए कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? सोचिए, सोच लिया। सबसे सुकून वाली, सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी जो जगह होती है वो घर होता है। मेरा घर, आपका घर, हमारा घर सबसे सुरक्षित, सुकून वाली जगह होती है। चाहे हम कितने ही ज़्यादा कैसे ही जगह पे घूम के क्यों ना आए, 5 स्टार होटल में ही क्यों ना रह लें, वो सुकून, वो आनंद वहाँ नहीं मिलेगा जो हमें अपने घर में मिलता है। एक अपनापन होता है। घर की जो दीवारें होती हैं वो भी हमारे परिवार के मेंबर की तरह होती है। चाहे कितने ही बड़े किसी के घर क्यों ना हो, बंगले क्यों ना हो, कोठियाँ क्यों ना हो, वो मकान होते हैं। घर सिर्फ अपना ही होता है। घर ये भी खुशनसीबों को मिलता है, हर किसी के लिए छत भी नहीं मिल पाती। और अपनी छत, ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। शहर में न जाने कितने लोग होते हैं जो घर बदलते रहते हैं पूरी उम्र। कितने ही लोग हैं जो अपनी EMI किस्तें चुकाते रहते हैं। 20 सालों के बाद उनको अपना घर मिल पाता है, और वो भी मकान मिल पाता है। घर बनता है या नहीं बनता वो ज़रूरी नहीं होता। ये जो लॉकडाउन में आप भीड़ देख रहे हो, पैदल चले जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं घर जा रहे हैं। पूछोगे तो ये बोलेंगे हम घर जा रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका घर है ही नहीं, कहाँ जा रहे हैं ये इनको भी नहीं पता। तो घर एक ऐसी चीज़ है जो परिवार को बांधे रखती है। और ये जो घर है ये प्राचीन समय से रहे हैं। ये जो घर हैं वो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जो कारें हैं उनके आधार पर बनते हैं। घर घर ही होता है, चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो, छोटा हो या बड़ा हो। आज का जो हमारा सेशन है क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ, उसमें हम घरों के बारे में बात करेंगे। हम भूगोल की भाषा में कहें तो हम मानव अधिवास की बात करेंगे, हम मानव बस्तियों की बात करेंगे। यानी जहाँ मानव निवास करता है वो मानव बस्तियाँ कहलाती है। उनका रूप, उनका आकार, उनका प्रतिरूप अलग हो सकता है, लेकिन वो घर ही होते हैं। वो कार्यों के आधार पर वहाँ पर सुविधाएं कैसी है उन पर निर्भर करता है। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव बस्तियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्यों बनाई जाती है मानव बस्तियाँ, ग्रामीण मानव बस्तियाँ और शहरी मानव बस्तियाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी समस्याएं, उनके आकार, उनके प्रतिरूप, उनका वर्गीकरण, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। टोटल इस चैप्टर में 5 सेशन होंगे। सभी जो सेशन होंगे वो छोटे छोटे होंगे। और जो हमारा पहला सेशन है इसमें हम बात करेंगे मानव बस्तियाँ, उनके प्रकार और उनकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें बस्तियाँ या घर की आवश्यकता होती है। ये सब कुछ हम इस चैप्टर के द्वारा जानने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। हमारा चैप्टर है मानव बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव बस्तियाँ क्या होती है। मानव बस्ती हम किसे कहते हैं? मानव बस्ती है वो मनुष्य के आवास के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने, प्रयोग करने वाले भवन या उनके आने जाने के लिए बनाए गए रास्ते या गलियां शामिल होती हैं। यानी कि जहाँ पर मानव आवास करता है उसे हम मानव बस्तियाँ कहते हैं। ये अलग अलग आकार की हो सकती है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है, अलग अलग प्रतिरूप हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मानव आवास करता है अपने रहने के लिए या अपने कार्यों के लिए, उसे हम मानव बस्तियाँ कहते हैं। मानव बस्तियाँ वो कई प्रकार की हो सकती है।
स्थायित्व के आधार पे हम बात करें तो ये अस्थायी हो सकती है और ये स्थायी भी हो सकती है। अस्थायी मानव बस्तियां जो आदिवासी लोग हैं, जैसे हम एस्किमो की बात करें, हम बदुइन की बात करें, हम तो वो जो एक स्थान पर नहीं रहते वो अस्थायी आवास बनाते हैं, टेंट, तंबू इस टाइप से बनाते हैं। मौसम के अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो उनके मानव जो आवास होते हैं, बस्तियां होती हैं, वो अस्थायी होती है। दूसरे होते हैं स्थायी, जैसे हम हमारे यहाँ पे भारत में देखते हैं ज़्यादातर लोग, या हरियाणा की हम बात करें तो ये जो हमारे आवास है वो स्थायी होते हैं। तो आवास जो है वो स्थायी और अस्थायी हो सकते हैं, किस आधार पे? स्थायित्व के आधार पर। दूसरा है जो हमारा आधार रहेगा कि मानव बस्तियां हैं वो कार्यों के आधार पर या सुविधाओं के आधार पर कितने प्रकार की हो सकती है, तो 2 प्रकार की हो सकती है। जैसे आप देख रहे हो, पहली जो बस्ती है वो नगरीय बस्ती है और दूसरी हो सकती है ग्रामीण बस्तियां। सुविधाओं और कार्यों के आधार पे कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी, नगरीय बस्तियां और ग्रामीण बस्तियां। हमारा जो चैप्टर रहेगा उसमें मुख्य तौर पर हम इन्हीं के ऊपर फोकस करने वाले हैं। नगरीय बस्तियां होती है, वहाँ पर कुछ सुविधाएं अधिक होती है, वहाँ का जीवन शैली, जीवन सत्र अलग होता है। ग्रामीण बस्तियां हैं, यहाँ का जीवन सत्र, जीवन शैली, कार्य अलग होते हैं। इसके अलावा हम निर्माण सामग्री की बात करें तो उस आधार पर भी मानव बस्तियां 2 प्रकार की हो सकती है, कच्ची और पक्की बस्तियां। अब हमने बात की थी कि सुविधाएं या कार्यों के आधार पर ग्रामीण भी हो सकती है और नगरीय बस्तियां भी हो सकती है। अब नगरीय और ग्रामीण पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए एक परिभाषा जो हमारी जनगणना विभाग है, 1961 की जो जनगणना हुई थी उसमें दी गई थी, जिसको अभी भी हम बिना चेंज किए उसको मानते हैं। तो नगर की परिभाषा क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि नगर किसे कहेंगे और गांव किसे कहेंगे। तो नगर की परिभाषा 1961 की जो जनगणना है उसके अनुसार कि नगर वो होता है जो इन शर्तों को पूरा करता है। पहला, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। दूसरा, वहाँ की जनसंख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए। तीसरी, वहाँ की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75%, 75% भाग है वो गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए, यानी सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में लगा होना चाहिए। यानी ये 3 शर्तें अगर कोई स्थान पूरा करा है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, वहाँ पर जनसंख्या वो कम से कम 5000 है, 5000 है, वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन का जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 75% अगर नॉन एग्रीकल्चर वर्क, अकृषि कार्यों में लगे हैं, तो उसे हम नगर कह सकते हैं, यानी वो नगर माना जाएगा अगर ये शर्तें पूरी करते हैं। आप आसपास देख रहे हो कि जो बड़े गांव हैं तो वो ये शर्तें पूरी करते हैं, उनमें से कुछ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व हो सकता है गांव के एरिया में, वहाँ पे जनसंख्या भी हो सकती है कि 5-4 से अधिक हो बड़े गाँव में, लेकिन वहाँ का 75% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो गैर कृषि कार्यों में नहीं लगी होती, तो इसके कारण वो शर्तें पूरी नहीं करते। तो पहली कंडीशन तो ये कि अगर ये शर्तें पूरी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक नगर कहलाएगा। दूसरा ये है कि सरकार भी किसी भी स्थान को नगर घोषित कर सकती है अगर वो प्रशासनिक केंद्र है महत्वपूर्ण, अगर वो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, या वो सैनिक छावनी है, तो उसे भी नगर घोषित किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो ये 2 शर्तें होती है, उसको हम नगरीय बस्ती अगर पूरी करते हैं तो उसे हम नगरीय बस्ती कहेंगे, अदरवाइज वो ग्रामीण बस्ती होगी, रूरल सेटलमेंट होगा। तो अभी तक हमने किया कि जो हमारे आवास होते हैं, मानव बस्तियाँ, वो स्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है, वो नगरीय हो सकती है, वो ग्रामीण हो सकती है। निर्माण सामग्री के आधार पर भी बस्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कच्ची बस्तियाँ और पक्की बस्तियाँ। पक्की बस्तियाँ आपने देखा होगा कि स्थायी तौर पर बनी होती है। कच्ची बस्तियाँ जिसमें घास फूस, लकड़ी इत्यादि या फिर तिरपाल इत्यादि इनका उपयोग किया जाता है। तो ये था बस्तियाँ क्या होती है और उनका वर्गीकरण और नगर की परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट भी है नगर की परिभाषा कि नगर किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं कि नगर या ग्रामीण बस्तियाँ हैं, ये सभी क्या है? अधिवास है, निवास स्थान है, बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों के निर्माण के उद्देश्य क्या है? हमें इनका आवास की या अधिवास की या बस्तियों की आवश्यकता क्यों होती है? पहली जो इसकी आवश्यकता है, भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए, जैसे मौसमी संबंधी दशाओं से सुरक्षा के लिए। गर्मी होती है, भयंकर गर्मी होती है कुछ इलाकों में, राजस्थान की बात की जाए
टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, 50 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है, डिग्री सेल्सियस के आसपास। कुछ इलाके बहुत ठंडे होते हैं जो ध्रुवीय इलाके हैं, नॉर्दर्न यूरोप की बात करें, नॉर्दर्न रशिया की बात करें, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं। आंधी, तूफान, बारिश, ये मौसमी दशाएं हैं। इनसे बचने के लिए हमें आवास की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है। दूसरा है खाद्य और उपयोगी सामग्री के भंडारण और सुरक्षा हेतु। जैसे जैसे मानव ने विकास किया, कृषि करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे हमने खाद्य सामग्री या भविष्य के लिए अन्य उपयोगी सामग्री है उनका भंडारण करना शुरू कर दिया। तो उनको सुरक्षित कहाँ रखेंगे? आवास की आवश्यकता होगी। और उनकी सुरक्षा के लिए भी कि कोई उठा ना ले जाए या वो ख़राब ना हो जाए मौसमी दशाओं का, उसके लिए भी हमें रखने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमें मानव आवास की आवश्यकता होती है। तीसरा है जो वन्य जीव है, जंगली जानवर है, पशु है, उनसे खुद की और जो उपयोगी सामान है, खाद्य सामग्री है, उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें आवास की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम खुले में रहेंगे तो कैसे हम अपने खाद्य सामग्री की सुरक्षा कर पाएंगे, कैसे हम खुद को वन्य जीवों से सुरक्षित रख पाएंगे, इसके लिए भी हमें आवास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें आवास की आवश्यकता होती है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक कार्यों के लिए। जैसे सामाजिक कार्य हैं, पारिवारिक कार्य हैं, उनके लिए, या सांस्कृतिक कोई आयोजन किया जाता है या धार्मिक आयोजन किया जाता है, जैसे पूजा है की जाती है या फिर किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान है, उसके लिए हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाए, तो ये भी आवास का ही एक हिस्सा है। आर्थिक गतिविधियों के लिए, उद्योगों के लिए, स्टोरेज के लिए हमें, या जैसे शॉप होती है, दुकान होती है, शॉपिंग मॉल होते हैं, तो ये आर्थिक गतिविधियाँ, उनके लिए हमें क्या चाहिए? आवास चाहिए। ये शैक्षिक गतिविधियों के लिए, स्कूल, कॉलेज, उनके लिए भी हमें आवास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पारिवारिक जीवन जीने के लिए हमें एक परिवार के साथ अगर रहना है तो हमें आवास की आवश्यकता होगी। या फिर विलासितापूर्ण जीवन के लिए भी आपने देखा होगा बड़े बड़े बंगले बने होते हैं या फिर होटल होते हैं या टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए भी हमें आवास की आवश्यकता होती है। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें आवास की आवश्यकता होती है। इन्हीं आवासों से, इन्हीं निवास स्थानों से बस्तियाँ बनती है। तो आज के हमने सेशन में जाना कि आवास या मानव बस्तियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और हमें इनकी क्यों आवश्यकता होती है, किस उद्देश्य से इनका निर्माण किया जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और बात करेंगे, इसी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ग्रामीण बस्तियाँ, उनकी समस्याएं और उनके प्रकार। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।